हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो सीरीज स्टार्ट की है इकोलॉजी मैराथन की, जो आपकी बाकी यूनिट चल रही है उनके साथ में अपन सोच रहे हैं कि साथ साथ इकोलॉजी के भी मैराथन 5 या 6 लेक्चर के अंदर इसको खत्म करें। ठीक है। तो इकोलॉजी मैराथन का कल पार्ट फर्स्ट आया था। ठीक है, इकोलॉजी मैराथन का पार्ट फर्स्ट आया था। इन पार्ट के अंदर आपके पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजी है, उनके जो कॉन्सेप्ट है, उन सबको यहाँ पे एक साथ समरी बेसिस के अंदर रिवीजन के तौर पे इनको कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट आपके एग्जाम के लिए इकोलॉजी वाली यूनिट भी आपके स्ट्रांगली तैयार रहेगी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देख लेना। प्लस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल आपके जो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है, उस पे आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम हो जूलॉजी की, उसके लिए आपके इथोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स का पीडीएफ वहां पे अपलोड किया है। ठीक है। उसकी कॉस्ट रखी थी 149, बट स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे डाउनलोड करेंगे उनके लिए रहेगी ओनली 99। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, बस 2-3 और बचे हैं। तो जैसे ही 20 हो गए उसके बाद में उसकी कॉस्ट 149 रहेगी। सो जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है वो एक बार इसको कर लेना 99 में। उसके बाद में आपकी 149 की रहेगी। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर इकोलॉजी का नहीं देखा है वो मैराथन लेक्चर एक बार जरूर देखना। डेफिनेटली आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। तो आज का पार्ट 2 अपने स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अपने डिस्कस की थी। अब आज अपन सेकंड सेशन देखते हैं अपने इकोलॉजी के अंदर। कल की क्लास के अंदर अपन ने फूड चेन, फूड वे, पिरामिड वगैरह, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट वगैरह ये सब देखा था। आज अपन थोड़ी सक्सेशन की बातें भी देख लेते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में। ठीक है। सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि वो खाली एरिया है उसके ऊपर कोई प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना, वो कहलाता है आपके सक्सेशन। वो खाली एरिया है कोई भी उसके ऊपर। ठीक है। सक्सेशन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है। जो सबसे पहले कम्युनिटी या आपको कोई स्पीसीज दिखेगी उसको बोलेंगे पायनियर, और जो लास्ट कंडीशन रहेगी स्टेबल कम्युनिटी, वो रहेगी आपकी क्लाइमेक्स। ये बातें अपन ने पहले पढ़ी है कि पायनियर सबसे स्टार्टिंग वाली और क्लाइमेक्स सबसे बाद वाली, एंड स्टेज। यहाँ पे फिर एक आता है सीरियल कम्युनिटी। ठीक है। सीरियल कम्युनिटी ये होता है कि जैसे आपके पायनियर से लेके क्लाइमेक्स के बीच में जो स्टेज चलती रहती है उनको बोलते हैं क्या? सीरियल कम्युनिटी। स्टेज बिटवीन पायनियर टू क्लाइमैक्स। पायनियर टू क्लाइमैक्स तक जो स्टेज है उनको बोलेंगे अपन सीरियल कम्युनिटी। और अगर बात करें सीयर की, ठीक, तो वो रहेगी आपकी जो एंटायर सीक्वेंस है आपके सक्सेशन के लिए। जो सीक्वेंस है कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस की, उसको बोलते हैं अपन क्या? सी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है सीरियल और सीर का। दूसरी चीज, फिर अपने क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग सक्सेशन के, जैसे पानी के अंदर सक्सेशन हो रहा है या फिर किसी रोक के ऊपर हो रहा है। ठीक। तो हाइड्रोसील की बात करें, हाइड्रोसील कहाँ होता है आपके सक्सेशन कहाँ पे होगा? वाटर में। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ऑक्जेलोसील की, तो ये आपके एसिडिक वाटर में। ठीक है। इसके अलावा फिर अपन बात करें आपके सोल्टी वाटर की। अगर सोल्टी वाटर सक्सेशन है देन वी विल से हेलोसील। ठीक है। ड्राई एरिया के अंदर है तो जीरो सील। ठीक। चट्टान पे हो रही है तो लिथोसील। और अगर आपकी मिट्टी या सैंड के ऊपर हो रही है तो सामोसील। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपको सक्सेशन के अंदर जो आपकी पाइनियर स्टेज होती है आपको वो ध्यान रखना है। तो हाइड्रोसील के अंदर पाइनियर कौन सी है? हाइड्रोसील की जो पाइनियर स्टेज है वो कौन सी रहती है? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक। और इसके अलावा अगर अपन बात करें लिथोसील में, तो वहां पे पाइनियर रहेगी जस्टोस लाइकेन स्टेज। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। हाइड्रोसील में पाइनियर कौन से? फाइटोप्लैंक्टन। और लिथोसील के अंदर आपकी क्रिस्टोस लाइकेन। बाकी आपको हाइड्रोसील में और लिथोसील में पूरी सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सी आती है आपकी, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
एक चीज़ और ध्यान रखना आपके हमेशा, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी वो सक्सेशन है जहाँ पे आपके उस खाली एरिया के अंदर कोई भी पहले की कम्युनिटी नहीं थी, प्रीवियस कम्युनिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे उसको टाइम लग रहा है। लेकिन सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी के अंदर आपकी जो कम्युनिटी है, वहाँ पे तो पहले थी, वो तो किसी कारणवश हो सकता है, कोई नेचुरल ऐसी वगैरह कुछ दिक्कत हुई हो, वहाँ से कोई फॉरेस्ट बर्न हो गया हो, तो जो प्रीवियस कम्युनिटी थी वो वहाँ पे पूरी की पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वहाँ पे वापस बन रही है, ठीक है? लेकिन प्राइमरी के अंदर क्या था, वहाँ पे पहले कोई भी सक्सेशन कम्युनिटी नहीं थी, तो इसलिए प्राइमरी सक्सेशन है वो आपका टाइम लेता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, आपकी जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, वो स्टेबल नहीं होती। अब ये लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि बायोटिक कम्युनिटी है नेवर स्टेबल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो टाइम के साथ में क्या है, आपके क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में कंडीशन चेंज होती रहती है। सो दैट्स व्हाई आपकी बायोटिक कम्युनिटी की सारी स्टेज है, वो आपको परमानेंट एकदम स्टेबल कंडीशन में नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। हर एक चीज़ का अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, जहाँ जैसे एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सारी बेनिफिशियल सॉरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के अंदर आपकी एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और एक कौन-सी आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस वाली कौन-सी है? जो आपकी टोटल अमाउंट है, ठीक है? इसके अंदर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे एनपीपी के अंदर क्या रहेगा? ये आपकी कौन-सी रहेगी? आफ्टर आपके जो रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन है उसके बाद की, ठीक है? आफ्टर रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन। तो अगर रेस्पिरेटरी चीज़ें इंक्लूड है तो आपका ग्रॉस में रहेगा, अगर रेस्पिरेटर आपने निकाला है तो आपके एनपीपी के अंदर। फॉर्मूला ध्यान रखना, एनपीपी बराबर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ये निकाल दो। अगर मैं ये बोलूँ कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर तो एनपीपी प्लस आर, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? यहाँ से अगर पूछे कि मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया, तो वो रहेगी आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पर यूनिट एरिया मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो किसमें रहेगी? आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर अपन एक्वाटिक बॉडी की बात करें तो आपको जो सबसे कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? वो आपको देखने को मिलेगा डीप लेक के अंदर, ठीक है? और हाइली प्रोडक्टिव रहेगा आपका कौन-सा? कोरल रीफ। तो वाटर के अंदर जो लीस्ट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है? इकोसिस्टम कौन-सा रहेगा? वो आपके डीप लेक्स, और मैक्सिमम की बात करूँ हाई की, और एक आपके कोरल रीफ। तो ये चीज़ में यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं इकोलॉजी में, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके ओशियन के अंदर जो नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर किसमें है? ओशियन में। और फास्फोरस है वो रहेगा आपके किसके अंदर? लेक के अंदर। ये चीज़ भी यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है? हर एक चीज़ का अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगर और बात करें, तो अपने लेक के अंदर जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, तो लेक के थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो अपन लेक को डिवाइड करेंगे कितने एरिया में? 3 एरिया में। एपिलेमनियन, मेटालेमनियन और हाइपोलेमनियन। कितने में करेंगे? 3 में। किसके बेस पे? टेम्परेचर के बेस पे, जो आपकी इनकमिंग जो सनलाइट है उनकी वेव उनके बेस पे, ठीक है?
यहाँ पे आपके हाइपोलेमनियन के अंदर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यहाँ पे बिल्कुल भी टेम्परेचर यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। एपिलेमनियन पे सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर मॉडरेटली जो डिक्रीज होता रहेगा वो मेटा में, और हाइपो के अंदर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें, इन 5 सेशन के अंदर मैं आपके हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। लाइक आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी वाली है वो भी, यूजी बुक्स वगैरह की हैं वो भी, प्लस आपकी जो नेट वाली चीज़ें हैं वो भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी वाली चीज़ें प्लस यूजी की जो बुक्स है वो, प्लस आपके नेट वाली, तो इन 5 लेक्चर के अंदर धीरे-धीरे अपन नेट वाले की तरफ ही जाएँगे। नेट वाली भी सारी चीज़ें इकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, इन 5 लेक्चर के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है। तो इसको आप देखते रहना। जब आप ये पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, तो आपको खुद को एहसास होगा कि काफ़ी बेनिफिशियल ये इकोलॉजी का मैराथन है। बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो एक तो होती है आपकी गैसियस वाली, और एक कौन-सी होती है आपकी सेडिमेंट्री वाली। ठीक है, गैस के अंदर कौन-सी रहेगी? कार्बन हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेकेंडरी की बात करूँ आपके तो ये रहेगी फास्फोरस, सल्फर। ये आपको 2 तो ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है? फास्फोरस और सल्फर कौन-सी आपके सेकेंडरी वाली, ठीक है? क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या बनता है कि इनमें से कौन-सी आपके सेकेंडरी वाली नहीं है, तो वहाँ पे आपके 3 तो रहेगी गैस वाली। चौथा रहता है आपके कौन-सा? फास्फोरस और सल्फर का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके गैस के अंदर 3 है, जो इंपॉर्टेंट 4 हैं। इधर आपके मेन जो फास्फोरस और सल्फर, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, तो आपको मैक्सिमम जो कार्बन डिज़ोल्व मिलेगा, वो मिलेगा आपको ओशन के अंदर, इन ओशियन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फास्फोरस की बात करें तो इसका सोर्स क्या है? सॉरी, हाँ, फास्फोरस की बात करें अपन, सोर्स ऑफ फास्फोरस, वो क्या रहेगा आपका रॉक, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइकिल से क्वेश्चन बनता है हमेशा बायोजियोकेमिकल से, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपके जो कैल्शियम और फास्फोरस है, वो बेसिकली तो मिलते हैं आपको किसके अंदर? रॉक के अंदर। बट आपको एक्वाटिक एरिया के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो पानी के साथ बहकर आ जाते हैं, ठीक है? सो वहाँ भी उनकी रॉक फॉर्म हो जाती है। सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट present in rocks but also present in sea, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी के साथ रॉक से बहकर वो आपके सी के अंदर आ जाएगा, तो आपको वहाँ भी देखने को ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके हमेशा आरपीएससी के अंदर कि फ्रेश वाटर इंडिकेटर स्पीशीज़ कौन-सी हैं, ठीक है? पोल्यूटेड वाटर स्पीशीज़ कौन-सी है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपकी डेफनिया एंड ट्रॉट फिश एंड लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई आर इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसके इंडिकेटर आपके? फ्रेश वाटर के। दूसरी चीज़ ट्यूबिफेक्स, कायरनोमस लार्वी एंड ई कोलाई, ये किसके आपके इंडिकेटर? पोल्टेड वाटर के। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में डेफिनेटली, ठीक है? फिर आपके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कहाँ से? जो आपके मेन डिजीज़ हैं, आपके जो पोल्यूटेंट जो सब्सटेंस है उनसे। जैसे प्लूमिज्म की बात करें तो वो किससे होगी आपकी? लेड से, ठीक है? जो लेड पोल्यूटेड वाटर है उससे। इसके अलावा फिर बात करें अपन जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके सबसे कॉमन है जहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनता है, इटाई-इटाई। इससे होता है आपका कैडमियम से, इसका ध्यान रखना। और इस डिजीज़ का दूसरा नाम पाउच आउच भी है ना? तो इटाई-इटाई किसके द्वारा? कैडमियम के द्वारा। ब्लैक फुट किसके द्वारा होगी? आपके आर्सेनिक के द्वारा।
ठीक है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है, या इसको बोले अपन साइनोसिस, या इसको बोले मिथेमोग्लोबिनिया। फिर किसके दवा आपके जो नाइट्रेट है, पोल्टेड पानी के अंदर जो नाइट्रेट मिलेगा आपको, ये कह सकते हैं कि पोल्टेड वाटर विथ नाइट्रेट, तो उसके द्वारा कौन सी डिजीज होगी आपके, ब्लू बेबी। तो ब्लू बेबी नाइट्रेट का, इटाइटाई कैडमियम से, ब्लैक फुट आपका आर्सेनिक से, प्लूमिज्म का आपके लेड से। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नोकरी सिंड्रोम की बात करें, नोकरी सिंड्रोम वो आपके फ्लोराइड की वजह से। मिनामाटा, मरकरी, इनमें से एक क्वेश्चन तो श्योर आपको एग्जाम में आरपीएससी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और ये मिनामाटा के अंदर बेसिकली अफेक्ट क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। इसके अलावा फिर एस्बेस्टोसिस की बात करें, तो आपके एस्बेस्टोस की डस्ट है उसके द्वारा। ठीक है, एंथ्रोसिस की बात करें, तो ये किसके द्वारा होगा, आपके कोल डस्ट के द्वारा। न्यूमोसिस की बात करें तो कॉमन डस्ट के द्वारा, न्यूमोसिस। कॉमन डस्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी, यहाँ से आपको बेसिकली ध्यान देना है किसका, आपके इटाइटाई का, ठीक है, मिनामाटा का, आर्सेनिक वाले का और नाइट्रेट वाले का। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इस सेशन के अंदर अपन ऐसे देख रहे हैं कि जहां जहां से पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम इक्वेशन बन सकते हैं, उन हर एक चीज को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। लार्ज इकोसिस्टम की बात करें, इस टॉपिक को एक बार इधर बंद करते हैं। लार्ज इकोसिस्टम की बात करें तो ओशियन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर की बात करें तो वो मिलेंगे आपको पॉन्ड के अंदर। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम प्रोड्यूसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मिलेंगे आपको कहाँ पे, पॉन्ड में। मैक्सिमम बायोमास मिलेगा फॉरेस्ट में। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एक जात चीज ध्यान रखना है, साइलेंट स्प्रिंग बुक का ध्यान रखना। पॉलिटिक्स आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड है, साइलेंट स्प्रिंग बुक। ठीक है, किसने लिखी थी, आपके रैकल कार्सन ने। तो किस पे थी, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन पे। तो ये चीज भी ध्यान रखना, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। ठीक है, एक आपकी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस आती है इकोलॉजी में। वो दी थी आपके पॉल एलरिच ने। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म के ध्यान रखने हैं, आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा भी आ जाए। तो एक तो बायोसिनोस, ये टर्म किसने दिया था, बायोसिनोसिस। ये दिया था आपके कार्ल मोबियस ने। माइक्रोकोस्म, ये दिया था आपके फोर्बिस ने। ठीक है, और जियो बायोसिनोसिस या बायोसिनोस दिया था सुका चेव ने। ठीक है, तो बायोसिनोस की बात करें कार्ल मोबियस, माइक्रोकोस्म की बात करें फोर्बिस, और जियो बायोसिनोस दिया था आपके सुकाचेव ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सोइल के अंदर जो वाटर होता है वो आपके तीन तरह के देखने को मिलता है। एक होता है होलार्ड, एक होता है आपके क्रिसार्ड, और एक होता है आपके इकार्ड। होलार्ड वो है जो मिट्टी के अंदर टोटल वाटर है, तो टोटल वाटर इन सोइल। ठीक है, वो पानी जो पौधों को मिलता है वो रहेगा आपके क्रिसार्ड। ठीक है, सारा पानी तो नहीं मिलेगा प्लांट को, तो जो मिल रहा है उसको क्रिसार्ड। और जो प्लांट नॉट रिसीव्ड, जो पानी नहीं मिलता, उसको बोलेंगे इकार्ड।
तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। पोलार्ड का मतलब टोटल पानी, रिसार्ड का मतलब जो पौधों को मिल रहा है, और आपके इकार्ड का मतलब जो पौधों को नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की रहती है हमेशा। मराइन इकोसिस्टम क्या है? लार्ज है। ठीक है, जो मोसेस हैं वो आपके एंटार्क्टिक इकोसिस्टम, उसका क्या है, मेजर पार्ट है। ठीक है, एक आपके जो एनिमल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन आते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो चीज़ें ध्यान में आ रही है उनको एक बार लिखते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, तो हेटेरोजेनिक एसोसिएशन होता है आपके एमेंसिलिज्म। ठीक है, तो यहाँ मैं हर वो चीज़ रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आ जाएंगी इनके अंदर सारी चीज़ें, बट चलते जा रहे हैं जो चीज़ें आपकी इकोलॉजी मैराथन में सारी आ रही हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात करें तो वो रहेगा आपका ओशियन। ठीक है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा कंपाइल होती है? आईयूसीएन के द्वारा। और मुझे ये चीज़ बताना, रेड डाटा बुक वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लाइकेन है वो इंडिकेटर है आपके एयर और वाटर पोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये उस एरिया, पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो ही नहीं करती। तो लाइकेन क्या है? इंडिकेटर ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा बात करें अपन, जो इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं, वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल किसने दिया था? वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल ये दिया था आपके एच टी ओडम ने। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपके, जो कम्युनिटी की सर्विस होती है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग टर्म आते हैं। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला टर्म आता है आपके प्रोविजिंग। ठीक है, जैसे अपने को क्या मिलता है, जैसे फूड हो गया, क्रॉप हो गया, ठीक है, वाइल्ड फूड हो गए, ठीक है, पानी हो गया, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, बायोकेमिकल, ये क्या है आपके कम्युनिटी सर्विस के अंदर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोवाइडिंग। तो इसके अंदर फूड, क्रॉप, वाइल्ड फूड, जो मसाले वगैरह हैं, स्पाइसेस, ठीक है, इसके अलावा फिर आपके जो एनर्जी, ठीक है, इसके अलावा सेकंड आता है आपके रेगुलेटिंग सर्विस। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपके क्लाइमेट रेगुलेशन है, ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजिशन है, जो आपके इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, वेस्ट डिकम्पोजिशन, डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके अंदर? आपके रेगुलेटरी के अंदर। इसके अलावा फिर आते हैं आपकी सपोर्टिंग, न्यूट्रिएंट और जो सीड, न्यूट्रिएंट एंड सीड जो डिस्पर्सन है, उनकी साइक्लिंग है न्यूट्रिएंट की। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह प्रोडक्टिविटी है वो काम में आएगी आपकी सपोर्टिंग एक कम्युनिटी सर्विस के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपके कल्चरल, जो आपको इकोसिस्टम से जो एस्थेटिक चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे इधर आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई, डिस्कवरी हो गई, इंटेलेक्चुअल हो गई, सारी सारी किस्में रहेगी आपके कल्चरल के अंदर। तो ये चार नाम आपको ध्यान रखने, प्रोवाइजिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कॉमन सिलिज्म के अंदर आपको तीन नाम देखने को मिलेंगे।
अभी तक अपन ने कॉमन रिलीजन बेसिक पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर आपको 3 टाइप मिल सकते हैं देखने को, कौन से हैं? पहला आपको इंक्विलिज्म, सेकंड आपको फोरेसी, और थर्ड आपका मेटाबायोसिस। क्या मतलब है इनका? देखो, अगर कोई एनिमल दूसरे एनिमल को एज ए राइडिंग के लिए उसके ऊपर बैठ के या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प ले रहा है खुद की, ठीक है, एज ए व्हीकल उसको, तो रहेगा आपका क्या? फोरेसी। उसको, इसका मतलब हो गया आपके फ्री राइडिंग, ठीक है। अगर एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को एज ए हाउसिंग के लिए यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन क्या? इन्क्विलिज्म, ठीक है। फोर, हाउसिंग यूज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेटाबाइसिस का मतलब हो गया एक एनिमल क्या कर रहा है, दूसरे एनिमल का जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहा है। यूज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो आपको कॉमन रिलीजन के अंदर इन्क्विलिज्म, फोरेसी और मेटाबाइसिस। इन्क्विलिज्म का मतलब ये है कि किसी एनिमल को जब आप एज ए फूड उसका हाउसिंग के लिए यूज कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इन्क्विलिज्म। इसके अलावा अपन बात करें जैसे फिर आपका फोरेसी तो राइडिंग के लिए, या अपन ये बोले कि मेटाबाइसिस तो मतलब किसी और एनिमल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मेटाबाइसिस। तो कॉमन रिलीजन के अंदर एग्जाम्पल वगैरह तो अपन ध्यान देते ही हैं, कल पढ़ भी लेंगे उनको, लेकिन यहाँ से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज होती हैं वो होती है आपकी जनरलिस्ट स्पीसीज, और जो केस सिलेक्टेड होती है वो स्पेशलिस्ट होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम के लिए। तो हर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसिड रेन के अंदर आपको उसकी रेशियो का ध्यान रखना है, ठीक है। पीएच एक तो कितनी है? पीएच तो रहेगी 5.6, ठीक है। H2SO4 प्लस HNO3 की जो आपको रेशियो है ये भी ध्यान रखना है, कितना रहेगा? 70 और 30 का। ये आप आपके 7-3 का आप मान सकते हैं, ठीक। नेशनल पार्क का आइडिया किसने दिया था? आइडिया ऑफ नेशनल पार्क, मुझे तो आपके जियोर्ज कैटलिन ने। नेशनल पार्क का अपन ध्यान रखते हैं सारे, लेकिन यही नहीं पता कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आइडिया। तो जियोर्ज कैटलिन, ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक आता है रिंगलमान मेथड। इसका काम है आपके स्मोक को मेजर करने, स्मोक मेजरमेंट। बायोडायवर्सिटी टर्म पॉइंट तो किया गया था आपके किसके द्वारा? बायोडायवर्सिटी टर्म पॉइंट बाय WG रोजेन के द्वारा, और इस वर्ड को जो पॉपुलराइज किया था, पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ये चीज़ भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। मैक्सिमम अगर ग्रीन हाउस की प्रोडक्टिविटी जो जहाँ से रिलीज होती है वो कहाँ है? चाइना से। ठीक है, ओजोन होल जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, वो क्या था? आपके जो निम्बू 7 सैटेलाइट था उसके द्वारा। तो इस सैटेलाइट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोस्फेयर वर्ड है जो बायोस्फीयर के लिए, वो यूज किसने किया था? कोक ने, ठीक है। टर्म इकोस्फेयर और बायोस्फीयर वाज यूज्ड बाय, कोक, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा है वो आपका ट्रीलेस बायोम है। इन मैराथन क्लासेस के नोट्स एक बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे, वरना इनकी पीडीएफ में फिर ऐप पे अपलोड करूंगा बाद में, तो वहां से ले लेना। इस रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बायोम का जो आइडेंटिफिकेशन होता है मेन, वो होता है उसकी क्लाइमेट कम्युनिटी से।
बायोस्फीयर रिजर्व से आपके मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी देखते हैं। कितने एरिया होते हैं इसके अंदर आपके? कोर रीजन, बफर रीजन और आपके ट्रांजिशन जोन। कोर के अंदर नो ह्यूमन एंट्री, ठीक है, कोई एंट्री अलाउ नहीं यहाँ पे, नो एंट्री, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सबसे अंदर का एरिया। बफर यहाँ पे लिमिटेड एंट्री है, लिमिटेड एंट्री इन द सेंस लाइक आपके रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, कोई ट्रेनिंग होगी उनके लिए, तो वहाँ उसी चीज़ के लिए बस वहाँ पे एंट्री अलाउ है। ट्रांजिशन के लिए आपके सबसे आउटर मोस्ट एरिया एक तो ये, इनर कौन सा था? फोर रिंग। यहाँ पे आपके क्रॉप के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, और जो भी आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उन सब के लिए कौन सा एरिया आपका? ट्रांजिशन जोन, जो सबसे आउटर आपके। ठीक है, आपको जो प्रोफंडल एरिया होता है लेक वगैरह का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको सिर्फ हेटेरोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट अब्सेंस है, तो कॉमन सी बात है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाले फाइटोप्लैंक्टन वगैरह तो होंगे नहीं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर होंगे। सो आपको प्रोफंडल एरिया के अंदर मिलेंगे क्या? हेटेरोट्रॉफ्स। एक क्वेश्चन बनता है आपके हमेशा आजकल, एक तो जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, और जो वल्नरेबल स्पीसीज है, इनके जो इनका क्राइटेरिया है कि किस बेस पे इनको अपन डिवाइड करते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करें, ठीक है, उसके अंदर आपके देखो साइज की बात करें तो यहाँ से आपके 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन जो प्रोबेबिलिटी है विलुप्त होने की, वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 50% विद इन 10 ईयर या 3 जनरेशन, ठीक है। अगर 50% पॉसिबिलिटी है एक्सटेंशन की कितने सालों में, 10 साल या 3 जनरेशन में, तो वो आपका क्या रहेगा? क्रिटिकल एंडेंजर्ड। पॉपुलेशन रिडक्शन की बात करें, पॉपुलेशन रिडक्शन वो रहेगी आपकी 80 to 90% डिक्लाइन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंडेंजर्ड की, तो साइज की बात करूँ तो आपके मेजर इंडिविजुअल्स 2500, ठीक है। एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी की बात करें तो 20% विद इन 20 ईयर, वहाँ पे कितने थे आपके? 15, ठीक है। 50% 10 साल के अंदर, यहाँ पे 20%, ठीक है, 20 साल या फिर आपके 5 जनरेशन में, या 5 जनरेशन, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन डिक्लाइन की बात करें तो आपके 50 to 70%। सिमिलर अगर अपन वल्नरेबल की बात करें, तो मैच्योर इंडिविजुअल्स की बात करें 10,000, ठीक है। एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर। और अगर पॉपुलेशन रिडक्शन की बात करें तो वो रहेगी आपकी 30 से 50%। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गोस का जो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन रूल है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन रूल है, किसने दिया था? गोस का रूल उसको बोलते हैं, गोस प्रिंसिपल। वो चीज़ें अपने को सारी पता है कि दो सेम स्पीसीज सेम एरिया के अंदर सेम रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, एक में से वहां से बाहर वो एलिमिनेट होगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक तो पैरामीशियम ओरेलिया थी, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। एक थी आपकी पैरामीशियम कोडेटम, तो आपको स्पीसीज का भी नाम ध्यान रखना है जहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी की बात करूँ, ये आपकी विद इन हैबिटाट। बीटा की बात करूँ तो बिटवीन हैबिटाट। और गामा की बात करूँ तो जो रीजनल है टोटल है, वो आपका क्या रहेगा? गामा डाइवर्सिटी, रीजनल या टोटल डाइवर्सिटी।
तो ये 3 आपको नाम इनका भी ध्यान रखना है, अल्फा, बीटा और गामा डायवर्सिटी वाला। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखो, जो आपके मेन जो बाइस प्रिजर्व वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके नंद कानन है, इसके लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। आपके नेशनल पार्क, बाइस प्रिजर्व, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। नंद कानन किसके लिए? व्हाइट टाइगर के लिए, और है कहाँ पे? उत्तराखंड में। वेदांत जंगल है चेन्नई में। पन्ना कहाँ पे? आपका नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनका ध्यान रखें, ऐसे काफी सारे हैं, सारे याद नहीं होते। सिमलीपाल एक बार अच्छे से याद कर लेना, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, ये क्वेश्चन बना हुआ आरपीएससी में। और एक और आपका भितरकनिका, सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों ध्यान रखना। कहाँ है? उड़ीसा में। पलमाऊ सेंचुरी है वो आपके झारखंड में। एक उड़ीसा में, एक और है गारी माता। गारी माता, वो कहाँ पे? आपके उड़ीसा में, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, जो नोकरेक है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो नोकरेक कहाँ? आपका मेघालय में। शेषचलम आंध्र प्रदेश में, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुका है। शेषचलम आंध्र प्रदेश में कब बना था? 2010 में, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका चंद्रप्रभा, जो कॉमन कॉमन है वो ध्यान रखना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, किसी को भी याद नहीं होते। वो आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गिर गुजरात में है, एशियाटिक लोइन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। पेरियार है वो आपके केरल में। पेरियार केरल। मानस है वो आपका आसाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट हो रहा है वो एक बार और करा दूंगा, बाईस पे रिजर्व, नेशनल पार्क, सारे के सारे आपको वहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। तो ये थी आज की सेकंड क्लास, 3 ज्यादा क्लास और आ जाएंगी। उसके अंदर आपके जो नेट की चीज़ें हैं उनको भी मैं यहाँ पे आपके समरी बेसिस के अंदर ये भी कंप्लीट आपकी करवा दूंगा, ठीक है। तो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, इकोलॉजी मैराथन का फर्स्ट पार्ट, और आपके प्लेलिस्ट भी इसी नाम से, इकोलॉजी मैराथन, तो वहाँ से देखना पार्ट फर्स्ट। इसके अलावा टूल टेक आपके चल रही है, अभी थोड़ा सा मैं कॉलेज वगैरह में थोड़ा सा एंगेज हो गया था, तो टाइम नहीं मिला। तो टूल टेक भी वापस कल से वीडियो आने लग जाएंगे। मॉलिक्यूलर बायो के आपके एमसीक्यू सेशन चालू था, वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। कंप्लीट क्या क्या हो गया? इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी का सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, और उनको मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। और इधर आपके ह्यूमन फिजियो के 300 पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए। और इन 300 क्वेश्चन को जब आप करोगे, ठीक है, डिस्कस या वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, तो इन 300 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि आपकी टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी का यहाँ से रिवीजन हो रहा है। तो उस पर्पज से बहुत बेनिफिशियल सेशन है। प्लस जो आपके पेपर फर्स्ट में थर्ड यूनिट है, उसके अंदर आपकी कंपेरेटिव एनाटॉमी कंप्लीट करवा दी। प्लस आपके जो प्रोटोकोडेट है, ठीक है, तो आपके यूरो कोडेट और सिप्लो कोडेट, इसके अलावा हेमी कोडेट, ये तीनों भी करवा दिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोडेट वो भी करवा दी, ठीक है। तो ये चीजें आप देखते रहो, काफी सारी चीजें साथ साथ चल रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, इधर ऐप के ऊपर कल, पहली बात है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, अब आप प्ले स्टोर से भी जाके कर सकते हो, जोन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है, और जेडएलएस के नाम से, ठीक है। जोन ऑफ लाइफ साइंस जेडएलएस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस पे कल मैंने इथोलॉजी पार्ट 1 पीडीएफ ऐड की है। इसका मतलब ये है, इथोलॉजी पार्ट फर्स्ट पीडीएफ 1 है, इसके अंदर आपके 80% सिलेबस मैंने डाल दिया असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का। पार्ट सेकंड के अंदर आपके जो रिमेनिंग 2 टॉपिक है वो, प्लस आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इथोलॉजी के, ठीक है। इसकी प्राइस रखी थी 149, लेकिन जो स्टार्टिंग के 20 बच्चे डाउनलोड करने वाले होंगे उनके लिए सिर्फ 99 है। तो जिन्होंने नहीं की है, आज मैं शाम को चेक करूंगा, अगर ये 20 बच्चे कंप्लीट हो गए हैं तो फिर ये 149 होगा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, एक बार आप डाउनलोड कर लेना। 15 अगस्त तक आपके, 15 अगस्त को आपके जो पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट है कंपेरेटिव एनाटॉमी वाली, पेपर फर्स्ट, और उसकी यूनिट कौन सी? थर्ड।
और इस यूनिट से आपको एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पीडीएफ भी आपकी अपलोड होने वाली है 15 अगस्त वाले दिन। तो ये भी बेनिफिशियल है। तो इथोलॉजी आ गई, एक यूनिट वो कंप्लीट अपलोड। कंप्लीट एनाटॉमी वाली ये कंप्लीट यूनिट अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इकोलॉजी की मैराथन करवा रहा हूँ, ये कंप्लीट होती है, ये भी अपलोड। तो आपको रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए आपको नोट सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल हो रही है ऐप पे। तो आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिसको नहीं मिल रही है पीडीएफ वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, सॉरी जिसको ऐप नहीं मिल रहा 8386012535 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस, और बाकी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू।